तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ बजट। तो बजट का जो टाइप्स है उसको चारों बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। एक है बेस्ड ऑन टाइम, उस पे दो होगा। एक है लॉन्ग टर्म बजट, जो बजट होगा 1 साल से ज़्यादा जो होगा वो है लॉन्ग टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट मतलब 1 साल से कम जो होगा वो होगा शॉर्ट टर्म बजट। बेस्ड ऑन कंडीशन, कंडीशन का जो बेस है उसमें दोनों चीज होगा। एक होगा बेसिक बजट मतलब बेसिक जो बजट होगा वो चीज। करंट बजट मतलब प्रेजेंट पे जो बजट होगा, अभी का बजट, वो चीज। बेस ऑन फंक्शन, मास्टर बजट, फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट में ये सब बजट आएगा: सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट, प्लान यूटिलाइजेशन बजट, कैश बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो ये सब चीज हो जाएगा। तो इसका समराइज फॉर्म जो होगा वो होगा मास्टर बजट। ये जो बजट आएगा फंक्शनल बजट पे। तो बेस्ड ऑन फिक्सिबिलिटी, यहाँ पे जो दोनों है फिक्स्ड बजट एंड फिक्सिबल बजट। फिक्स बजट एक एक्टिविटी लेवल का होगा एंड फिक्सिबल बजट ढेर सारा एक्टिविटी लेवल का होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी लेवल होगा, यहाँ पे ढेर सारा एक्टिविटी होगा। और यहाँ पे एक एक्टिविटी बोल दिया जाएगा, उसके आधार पे 2 3 4 होगा। ज्यादातर दो ही होता है। एक होगा एक्टिविटी बोल दिया जाएगा उसका, और दो बजट। ऐसा होता है फिक्सिबल बजट में। तो यहाँ पे जो जो फंक्शनल बजट पे जो जो चीज है उसका एक समराइज फॉर्म मैंने किया है, मास्टर बजट नहीं, समराइज फॉर्म। तो सेल्स बजट पहले तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रोडक्शन बजट तैयार करना पड़ेगा, उसमें तीनों बजट तैयार करना पड़ेगा: मटेरियल बजट, लेबर बजट, ओवरहेड बजट। तो प्रोडक्शन में क्या क्या लगता है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मतलब आपका कितना एक्सपेंस हुआ है उस चीज का कैलकुलेशन। ये तीनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्शन होगा। तो ये चीज है। तो इसके लिए मैं एक साम दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेल्स बजट पहले तैयार किया गया है। उधर जो है सेल्स का क्वांटिटी एंड जो है सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट का इंटू करके लिख के दिया गया है। एंड प्रोडक्शन बजट, मटेरियल यूजेस बजट, मटेरियल परचेस बजट, एंड लेबर यूटिलाइजेशन मतलब कितना लेबर कितने टाइम काम किया है, और आवरली रेट को दो जो है इंटू करके जो आएगा वो चीज ऐसे होगा। वो सब मैं बाद में करा दूंगा। तो जीरो बेस बजट, ये सब मॉडर्न जो कंपनी आया है अभी, ये जीरो बेस बजट का यूज करता है। यहाँ पे क्या होता है, कोई जो बैलेंसिंग फिगर है, पिछले साल का बैलेंसिंग फिगर, वो हमेशा जीरो होगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, यहाँ पे जो होगा स्टार्ट जो होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी आप कर सकते हैं, मगर जीरो से स्टार्ट करना जो बजट है। तो जो जो चीज़ मैंने पहले किया था उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा। तो पहले जो आया था वो था बेस्ड ऑन टाइम। तो टाइम पे बेसिस पे दो चीज़ आया था, एक था लॉन्ग टर्म बजट और एक था शॉर्ट टर्म बजट। तो लॉन्ग टर्म बजट, तो लॉन्ग टर्म बजट प्रिपेयर फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। तो 1 ईयर से ज़्यादा अगर कोई बजट होगा तो वो होगा लॉन्ग टर्म बजट। दे आर ओनली फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स। तो हर बजट ही होता है फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स। तो बजट मतलब आपका बजट क्या है, वो चीज़ बनाना। पहले आप बना लोगे, उसके बाद आप जो जो चीज़ें करोगे। तो वही चीज़ बोला गया है। लॉन्ग टर्म बजट आर नॉट मीन फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि आप 1 साल से ज़्यादा का बजट आप करोगे तो यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होगा। तो आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा चीज़ को। आप इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं कर सकते, पहले सोच लो क्या करोगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करो।
आपका प्लान हो। तो ए लॉन्ग टर्म रेंज ऑफ बजट इन्वॉल्व्स मोर अनसर्टेनिटी देन ए शॉर्ट टर्म बजट। तो शॉर्ट टर्म बजट में जो होता है अनसर्टेनिटी कम होता है, और लॉन्ग टर्म बजट में जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बजट एक साल से कम होता है और लॉन्ग टर्म बजट एक साल से ज़्यादा होता है, इससे अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है इसमें लॉन्ग टर्म बजट में। Because typically market movement and business cycle are more easily predictable in short term budget। तो शॉर्ट टर्म बजट में क्या होता है, बिजनेस साइकिल एंड मार्केट मूवमेंट को आप पहचानोगे, क्या हो रहा है बिजनेस में, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है आप पहचान लोगे, क्योंकि आप एक साल से कम में हर बार एक बजट बना रहे हो। प्रॉपर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म बजट इज नेसेसरी। तो लॉन्ग टर्म बजट में एक प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक और अच्छा प्लानिंग होना जरूरी है एक लॉन्ग टर्म बजट में, इन ऑर्डर टू इंश्योर सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए आपको एक प्लानिंग करना पड़ेगा, अच्छा प्लानिंग, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसके लिए, तो इसका एग्जांपल है R&D बजट, जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, ये दोनों पीटीसी और भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म बजट, ए बजट प्रिपेयर फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन ए ईयर इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म बजट। तो एक साल से जो बजट कम होगा, एक साल से कम जो बजट होगा वो होगा शॉर्ट टर्म बजट, एक साल से कम का प्रेडिक्शन जो होगा। शॉर्ट टर्म बजट आर प्रिपेयर इन डिटेल, तो डिटेल में प्रिपेयर किया जाएगा, एंड दिस बजट हेल्प टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर डे टू डे ऑपरेशन। तो दिन का जो ऑपरेशन है, एक दिन का जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन इस बजट में आएगा, जैसे कैश बजट, मटेरियल बजट। मटेरियल परचेस बजट मत लिखना, मटेरियल बजट में भी दो चीज आएगा, मटेरियल परचेस, मटेरियल यूजेस, दो बजट, मटेरियल परचेस बजट मत लिखना। तो लेबर यूटिलाइजेशन बजट, तो लेबर बजट आप लिखना है इधर, एंड प्रोडक्शन बजट ETCR लिख देना, क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने नहीं लिखा, बहुत सारे हो सकता है, जो काम का है वो चीज़ मैंने लिखा है। तो बेस्ड ऑन कंडीशन यहाँ पे दो बजट आएगा, बेसिक बजट एंड काइंड बजट। तो पहले मैं बेसिक बजट डिस्कस कर लूँ। ए बजट दैट इज एस्टेब्लिश फॉर यूज एज अनऑल्टर्ड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड तक जो चेंज नहीं होगा वो होगा इज कॉल्ड बेसिक बजट, बेसिक बजट होगा वो। दिस बजट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन चेंजेस ऑकरिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब आपका बाहर जो कंपनी है उसका पॉलिसीज, मार्केट पे भी डिपेंड करता है वो चीज़, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट है, उसके बाहर जो चीज़ है, आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बाहर जो चीज़ है, आपका कंपनी के बाहर जो चीज़ है, उधर अगर पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन चेंज होगा तो उसको देख के आप चेंज नहीं करो। बेसिक बजट्स आर लाइक लॉन्ग टर्म बजट एक्ट। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म एक एक्ट होगा बजट का, जो लॉन्ग टर्म बजट का एक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म चलेगा। एज प्रिपेयरिंग, एज गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग शॉर्ट टर्म बजट, तो उससे क्या होगा, उस एक्ट से शॉर्ट टर्म एक बजट प्रिपेयर किया जाएगा। द कंडीशन एंड assumption फॉर प्रिपेयरिंग बजट शुड रिमेन अनचेंज। जो assumption एंड कंडीशन पे वो बेस करके होगा वो अनचेंज होगा, वो चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के जो होगा ये होगा। दिस बजट इज मोर यूजफुल
फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है आपका, उसके लिए ये यूजफुल होगा। आपने हायर किया है जो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टॉप मैनेजमेंट है, टॉप पे सीईओ जो है, उसके अंदर जो जो चीज है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो मैं एक फोटो दे दूंगा इधर टॉप लेवल मैनेजमेंट का फॉर फॉर्मेटिक पॉलिसीज। तो पॉलिसीज को तैयार करने में ये मोर यूजफुल होता है ये बजट। तो current budget, a budget that is established for use over a short period, ये जो बजट है शॉर्ट पीरियड का है एंड इज रिलेटेड टू करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन क्या है, अभी क्या कंडीशन पे है, वो देख के बजट बनता है। इज कॉल्ड एज करंट बजट, इसको कहते हैं करंट बजट। इट इज मीन फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी क्या होता होगा, वो चीज ही इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोई चीज काम में लगाओगे आप, अभी जो होगा। दिस बजट इज एडजस्टेड टू करंट कंडीशन प्रिवेलिंग द बिजनेस। तो बिजनेस में अब करंट जो कंडीशन है उस पे बेस करके आप बिजनेस में करंट बजट लगाओगे। तो बेस्ड ऑन फंक्शन, यहाँ पे दो चीज आएगा, मास्टर बजट एंड जो है फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट पे सेल्स बजट, कैश बजट और जो जो बजट है आएगा। तो मास्टर बजट ए बजट व्हिच इज प्रिपेयर इनकॉर्पोरेटिंग, मतलब एक मिक्सचर होगा द समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। तो फंक्शनल जो बजट होगा, जो जो बजट उसका समराइज फॉर्म होगा और कॉल्ड एज मास्टर बजट। इसको कहा जाएगा मास्टर बजट। व्हेन फंक्शनल बजट हैव बीन कंप्लीटेड, जब कंप्लीट हो जाएगा फंक्शनल बजट, सब फंक्शनल बजट, द बजट ऑफिसर प्रिपेयर्स द मास्टर बजट। जो बजट ऑफिसर होगा वो मास्टर बजट प्रिपेयर करेगा। इट नॉर्मली कॉम्प्राइजेस ऑफ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट होगा यहाँ पे, एंड बजटेड बैलेंस शीट। तो बजटेड जो बैलेंस शीट यहाँ होगा। वंस दिस master budget is prepared and approved by budget committee and or by the board of director। तो ये दोनों में कोई एक हो सकता है देगा अप्रूव, और दोनों भी हो सकता है एक साथ अप्रूव देगा, ऐसा भी हो सकता है। then it is considered as the target to be achieved and accomplished by the company। कंपनी का एक टारगेट होगा, ये चीज होगा, तो ये टारगेट रख के कंपनी चल रहा है, तो टारगेट अचीव किया कि नहीं ये देखेगा ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड। का जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, इस बजट से वो देखेगा जो कंपनी है। तो अभी जो है अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स लंदन, तो इसने जो है इस इंस्टीट्यूट ने, लंदन का जो इंस्टीट्यूट है, इसने मास्टर बजट को डिफाइन किया है। द मास्टर बजट इज द समरी बजट। तो ये जो है बजट, जो जो बजट है उसका समरी है, इनकॉर्पोरेटिंग इट्स कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है फंक्शनल बजट का, जो कंपोनेंट्स है उसका समराइज एक फॉर्म है मास्टर बजट एंड स्टेप्स इन मास्टर बजट। तो पहले सेल्स बजट तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट में ये तीनों बजट तैयार करना पड़ेगा, मटेरियल बजट, लेबर बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। तो उसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बजट, उसके बाद एक इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यही चीज का ही तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपका ट्रेडिंग का जो चीज है वो तो ग्रॉस प्रॉफिट होके पीएल में आ जाएगा, एंड पीएल में जो नेट प्रॉफिट आएगा वही तो बैलेंस शीट पे जाएगा। तो ये सब हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग बजट, क्योंकि यहाँ पे तो सब डे टू डे ऑपरेशन का ही तो चीज है। उसके बाद आएगा
कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट एंड बैलेंस शीट, बजटेड बैलेंस शीट, ये तीनों हो जाएगा फिनेंशियल बजट। ये तीनों जो है, और ये जो जो है ऑपरेटिंग बजट में आएगा, जो है। तो फंक्शनल बजट्स आर डे टू डे ऑपरेशन बजट। तो डे टू डे मतलब अब हर दिन जो ऑपरेशन करोगे, हर हर एक दिन में जो जो ऑपरेशन होगा, वो वही चीज, विच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन। तो आपका एक्टिविटी क्या है, फंक्शन जो है आपका सेल्स का फंक्शन है, प्रोडक्शन का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन पे आप काम कर रहे हैं, वो चीज बेस्ड अपॉन प्रोसेस एंड ऑपरेशन। तो आपका प्रोसेस एंड ऑपरेशन इस होगा यहाँ पे, ऑपरेशंस सच एज सेल्स, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने जो बोला था, किस बेसिस पे फंक्शन, किस बेसिस पे है आपका, सेल्स पे है, प्रोडक्शन पे है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है, किस चीज पे आपका फंक्शन, स्पेसिफिक जो फंक्शन है किस चीज पे। द यूजुअल फंक्शनल बजट्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे ऐसा होगा, बजट्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आ गया हमारा जो जो फंक्शनल बजट है। तो पहले जो है सेल्स बजट। दिस बजट shows a statement of planned sales item of quantity and value। यहाँ पे जो जो होगा क्वांटिटी एंड वैल्यू पे होगा, और उसको गुना करके आपका जो है सेल्स का जो नेट सेल्स है आपको मिलेगा, और डिस्काउंट अगर होगा माइनस हो जाएगा उसको। एनालाइज बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बोर्ड पे होगा, मंथली जो होगा उस पे होगा, बाय रिलीजन पे भी हो सकता है, बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है वो चीज पे भी हो सकता है, एंड बाय सेल्समैन के ऊपर भी हो सकते हैं, कितना सेल किया है, और चैनल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना फास्ट है इस पे भी हो सकता है, रिलीजन या टेरिटोरी यहाँ पे भी हो सकता है। इन सेल्स बजट द सेल इज फोरकास्टेड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो बजट पीरियड का जो सेल्स, फोरकास्टेड सेल्स है, वो यहाँ पे दिखा जाता है ड्यूरिंग द बजट पीरियड कितने साल और महीने का है, महीने का ही होता है हरदम, महीने का, और क्वार्टरली भी हो सकता है। द सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस बजट। तो ये बजट का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेगा वो है सेल्स मैनेजर। तो सेल्स बजट का फॉर्मेट, तो इधर पार्टिकुलर सेक्शन होगा, और उसके बाद जो होगा मंथली, क्वार्टरली, प्रोडक्ट बेस पे भी हो सकता है, टेरिटरी बेस, रीजन बेस, ऐसा करके हो सकता है। टेरिटरी बेस होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे होगा। तो क्वार्टरली मतलब आपका जो है 12/3 करोगे तो 4 क्वार्टर होगा। तो 4 क्वार्टर मैंने ले लिया, और एक क्वार्टर 3 महीने का होगा। तो इधर जो है फोरकास्टेड सेल का यूनिट दिया जाएगा, और उसको अगर पर यूनिट कॉस्ट से इंटू किया जाए तो टोटल ग्रॉस सेल्स आ जाएगा, और डिस्काउंट से माइनस करके नेट सेल्स आ जाएगा। तो अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो यही नेट सेल्स होगा, और आप लिख सकते हैं इधर सेल्स वैल्यू करके, नेट सेल्स अगर नहीं लिखेगा तो इधर कुछ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये तो चेंज होगा। यहाँ पे जो प्राइस है यूनिट का, पर यूनिट का, वो चेंज होगा, और अगर टोटल करके, अगर ये टोटल करके इनटू करे तो अलग आंसर आएगा, इसलिए इधर कुछ मैंने नहीं लिखा है। तो ये चीज होगा इधर। अगर डिस्काउंट नहीं होगा इधर तो यही नेट से करके आप छोड़ दोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, और यहाँ नेट सेल्स लिखोगे, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल में ये चीज लिखोगे। अगर डिस्काउंट होगा तो ये तीनों चीज लिखोगे। तो मैं एक साम दिखा देता हूँ। सेल्स है, सेल्स बजट है, तो सेल्स क्वांटिटी
इतना है एंड परमानेंट प्राइस है इतना, तो जो है इंटू करके ये आ जाएगा, और ये टोटल करके ये प्रोडक्ट बेस पे है, टोटल करके ये आ जाएगा। तो ऐसे होगा सेल्स बजट। तो नोट डाउन कर लिया। तो प्रोडक्शन बजट, द प्रोडक्शन बजट कंटेन्स डिटेल नंबर ऑफ यूनिट। तो आपका क्या प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होगा, यहाँ से आप निकाल पाओगे। डेटा इंटेंडेड टू बी प्रोड्यूस बाय ए बिजनेस, तो बिजनेस में कितना प्रोडक्शन क्वांटिटी आपका होगा, यहाँ से आप निकाल पाओगे। इन ए पार्टिकुलर पीरियड, तो एक पार्टिकुलर पीरियड का एक प्रेडिक्शन होगा। दिस बजट इज मेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट, तो सेल्स बजट के बाद ही ये प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। इट हेल्प्स ए कंपनी टू प्लान इन मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, तो आपका कब आप न्यू चीज मैन्युफैक्चरिंग करोगे ये आपको बोलेगा ये बजट। एंड इंश्योर दैट इट प्रोड्यूस ऑन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ गुड्स, तो आपका एडिक्वेट मतलब कितना अगर आप प्रोड्यूस करोगे उससे आपका प्रॉफिट होगा, इससे आपको पता चलेगा। तो फॉर्मेट ऑफ प्रोडक्शन बजट, यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर्स होगा। तो एस्टिमेटेड सेल्स का क्वांटिटी दिया जाएगा सामने, और डिजायर क्लोजिंग स्टॉक भी दिया जाएगा एंड ओपनिंग स्टॉक भी दिया जाएगा। डिजायर क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा और ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो माइनस होगा, तो नेट प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो मैंने एक काम किया है, देख लो प्रोडक्शन बजट। तो सेल्स का क्वांटिटी दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया जाएगा, ओपनिंग स्टॉक दिया जाएगा, माइनस कर लोगे वो और ए प्लस कर लोगे, तो आपका प्रोडक्शन क्वांटिटीज आ जाएगा। तो नोट कर लो फॉर्मेट को। तो मटेरियल बजट कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स का प्राइस है डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा। डेट मस्ट बी परचेज, जो आपको खरीदने से फायदा होगा। बाय टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड का मटेरियल बजट है। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन बजट, तो इससे आपको पता चलेगा प्रोडक्शन का जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन बजट का वो ठीक है कि नहीं। नॉट ओनली डज इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द मटेरियल प्राइजेस, तो प्राइस क्या है ये सिर्फ आपको नहीं दिखाता है बजट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पीरियड में, बट ऑल्सो एनालाइज द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट क्या है ये भी आपको बताता है। मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट है, कितना क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है ये भी बताता है। तो मटेरियल बजट का फॉर्मेट, तो इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे आप करोगे। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन क्वांटिटीज लिखोगे, उसके बाद कंपनीज जो नेम है वो लिखोगे। आप अलग करके जो है एक क्वांटिटीज का कॉलम भी कर सकते हो, वहाँ पे कॉलम का जो डिटेल्स है लिख सकते हो, और इधर जो है पार्टिकुलर्स लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे तो अच्छा होगा। तो इधर जो है आपका प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट है ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट क्या है वो चीज, तो वो कितने मीटर का है ये चीज, तो इसको इससे इंटू करके ये आ जाएगा। सो इंटू कर दिया सबको और प्लस कर दिया, तो मीटर, और ये किलो में है वेर, एक प्रोडक्ट है वेर, तो 1 किलो पे है इतना किलो, तो इंटू करके इससे इसको इंटू करके आ गया ये चीज। तो ऐसे होगा। यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का यूनिट एंड यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे 2 होगा। अगर ढेर सारे होगा तो ढेर सारे प्रोडक्ट का नेम होगा, ऐसे होगा। तो ये होगा यूसेस बजट, मटेरियल यूसेस बजट। तो मटेरियल परचेस बजट में क्या होगा, तो क्वांटिटीज क्या था वो आएगा। क्वांटिटीज क्या था,
यहाँ पे क्वांटिटीज ए क्वांटिटीज इधर आ जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक इधर कैलकुलेट किया है इधर। तो ये आ गया। तो ये किधर था? तो सेल्स का जो क्वांटिटीज था, सेल्स पहले जो सेल्स था ये सेल्स में था, इस एरा सेल्स में जो क्वांटिटीज था वो आ गया इधर, सेल्स का क्वांटिटीज एंड जो जो था यहाँ पे पॉइंट हो गया। तो ऐसे आएगा ये, और ये इधर कैलकुलेशन किया गया है। और 20% क्या था? तो इधर जो है 20% बोल दिया गया है, तो इसलिए 20% क्या है इधर? 20%। तो ऐसे जो है वर्ग का भी निकलेगा, ए करके इंटू करके, ये सबसे इंटू कर दिया तो आ गया, उसका 20% होगा जो आएगा ये ब्रैकेट पे जो है, जो आएगा उसका 20%। तो ऐसे आ जाएगा और बाद में जो है पर यूनिट का वैल्यू इंटू करके ए आ जाएगा और ग्रैंड टोटल में आ जाएगा। ऐसे अब फॉर्मेट ऐसे, तो लेदर ऐसे प्रोडक्ट होगा और जो है ये प्रोडक्शन बजट का जो है वैसे वैसे ही करना पड़ेगा। प्रोडक्शन बजट में जो चीज आया था, तो लेबर बजट इज द बजट which expresses the planned expenditure for direct labor। डायरेक्ट क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये डे टू डे एक्टिविटी है, क्योंकि लेबर का जो वेजेस है उस दिन ही उसे मिल जाता है, जो काम करता है लेबर उस दिन ही मिल जाता है, इसलिए ये डायरेक्ट इनकम। The labor budget indicates the rate per hour, per hour का क्या रेट है, and the number of hour necessary to meet production requirement। तो प्रोडक्शन आप कर रहे हो उसमें कितने घंटे कितने समय वो काम कर रहा है, ये इस बजट से आपको पता चलेगा। तो लेबर बजट का फॉर्मेट, इसका भी कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, तो मैं जो फॉर्मेट है मैं दिखा देता हूँ। तो लेबर यूटिलाइजेशन बजट, तो प्रोडक्शन क्वांटिटीज, तो ये आप सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन डालना, वहाँ पे कंपनीज नेम एंड जो जो चीज़ है वो लिखना, एंड और एक कॉलम बनाना उसमें क्वांटिटीज लिखना, ऐसा भी कर सकते हो। तो स्टिचर्स एंड असेंबलर्स ये है कॉस्ट सेंटर, वर्क का जो कॉस्ट सेंटर है, ये दोनों सेंटर है। यहाँ पे स्टिच होता है या यहाँ पे असेंबल होता है। तो यहाँ पे जो है आवर्स लिखा गया है, कितने समय काम कर रहा है एक प्रोडक्ट में, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट में आवर्स, कितने आवर्स काम कर रहा है एक प्रोडक्ट में। तो हाफ आवर, 3/4 आवर्स, 1 आवर्स। तो इसको इससे गुना करके ये आ जाएगा, ये सब इसमें भी गुना करके इससे आ जाएगा ये सब। तो ये टोटल आएगा, तो टोटल से 2 अगर गुना करे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और इसको प्लस करके इधर डाल देना तो ग्रैंड टोटल में आ जाएगा। ऐसे करोगे, एक ग्रैंड टोटल का होगा और जो है ये वर्क कॉस्ट सेंटर का बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर हो सकता है। यहाँ पे 2 कॉस्ट सेंटर है, बहुत सारे हो सकता है। और इधर जो है कंपनीज नेम डालना, और यहाँ पे आवरली रेट एंड टोटल कॉस्ट डालना है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाएगा। ऐसे हो लेबर बजट। तो कैश बजट, द कैश बजट एज इट्स नेम इम्प्लाइज, तो नाम से जो पता चलता है, समराइजेस द एस्टिमेटेड कैश रिसीव। तो आपके पास जो पैसा आएगा, मतलब कैश इनफ्लो जो होगा वो चीज, एंड एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, मतलब आपसे जो पैसा चला जाएगा, जो आपका एक्सपेंस होगा उससे जो पैसा चला जाएगा वो चीज। ओवर द बजट पीरियड, मतलब बजट पीरियड
यहाँ पे 3 महीने का भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट इज टू डिटरमाइन, तो पर्पस जो है कैश बजट का वो डिटरमाइन करना है, जो है that whether the company has sufficient cash balance, जो है डिटरमाइन करना है आपको कि कंपनी के पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं, टू मीट आउट इट्स शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट। तो ये जो है कैश रिक्वायरमेंट इसमें दिखा जाता है 3 महीने का, उससे ज़्यादा भी होता है मगर एक साल से ज़्यादा नहीं जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म बजट हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ही आपको देखना पड़ेगा। और whether too much cash is being left idle, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका पैसा पड़ा है, ऐसा है कि नहीं, आपका पैसा पड़ा है अगर आप काम में नहीं लगा रहे हो, ऐसा है कि नहीं। एंड अनप्रोडक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसे पैसा पड़ा है, सिर्फ पैसा पड़ा है, कुछ काम में नहीं है, ऐसा है क्या। Thus, it helps the management to determine the surplus and shortage of fund। तो ये हेल्प करता है कि आपका फंड जो है कम है कि ज़्यादा है, ये समझने के लिए। शॉर्टेज मतलब कम, इसको डेफिसिट भी बोल सकते हैं, और सरप्लस मतलब ज़्यादा। सो दैट सुइटेबल एक्शन कैन बी अंडरटेकन, तो इससे क्या होता है, आप एक सुइटेबल एक्शन ले सकते हो। अगर आपके पास कम पैसा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, वो कैसे आप काम में लगाओगे, इससे आपको पता चलेगा इस बजट से, कैश बजट से। द कैश बजट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। तो पहला जो है एस्टिमेटेड कैश रिसीप्ट, मतलब आपके पास जो पैसा आया है वो पैसा, एंड इसको इनफ्लो भी बोला जा सकता है। एंड सेकंड जो है एस्टिमेटेड कैश पेमेंट्स, मतलब आपसे जो पैसा चला जाएगा, आपका एक्सपेंस भी हो सकता है वो चीज़। आउटफ्लो, ये होगा आउटफ्लो। एंड द एस्टिमेटेड कैश बैलेंस, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो होगा। तो ओपनिंग यहाँ पे है, ये दिया जाएगा सामने, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग दिया जाएगा। कैलकुलेशन के बाद दिया नहीं जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो क्लोजिंग आएगा। क्लोजिंग उसके बाद के महीने में ओपनिंग में आएगा, एंड फिर से क्लोजिंग में आ जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग, एक क्लोजिंग हो जाएगा, और क्लोजिंग फिर से दूसरे महीने में ओपनिंग हो जाएगा, ऐसे हर बार होगा। ये अगर और एक मंथ होगा, ये क्लोजिंग ओपनिंग में आएगा। तो एम्स, प्रिंसिपल, ऑब्जेक्टिव्स, पर्पसेस ऑफ कैश बजट, ये तीनों ही एक है। तो पहला पॉइंट जो है, इट इंडिकेट्स द प्रोबेबल कैश पोजीशन एज ए रिजल्ट ऑफ प्लान ऑपरेशन, जो आपने ऑपरेशन किया है उसका प्रोबेबल कैश कितना आया, जो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, वो चीज़। प्रोबेबल प्लान आपने किया है, उसका प्रोबेबल जो है कैश, जो है कैश पोजीशन क्या है। इट इंडिकेट्स द कैश एक्सेस और शॉर्टेज, जो है नीचे लिख के आएगा कि इतना कैश है, प्लस में है क्या माइनस पे है क्लोजिंग स्टॉक, वो चीज आएगा इधर। टू मेंटेन एडिक्वेट बैलेंस अमंग कैश, टोटल वर्किंग कैपिटल, सेल्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, मतलब डेप्ट। यहाँ पे ये सब है ना, सब कुछ। तो इसका जो एडिक्वेट मेंटेन करेगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है उसका एडिक्वेट मेंटेन करेगा। टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर कैश एक्सपेंडिचर बाय लिमिटिंग द स्पेंडिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो 4 पॉइंट ये है। तो इसमें जो बोला गया है, कैश एक्सपेंस को एक ठीक तरह यूज करेगा, और जो है वेरियस डिपार्टमेंट में ठीक तरह यूज हो, ये चीज ख्याल रखेगा, ये बजट ख्याल रखेगा इसका। तो 5th पॉइंट जो है, टू परमिट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ
आइडियल कैश, जो कैश आपके पास पड़ा है काम में नहीं लग रहा है, उसको कैसे ठीक तरह यूज करें, ये बजट आपको कहेगा। तो 6 पॉइंट टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर सोर्स ऑफ फिनेंसिंग। अगर आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता होगा सोर्सेस ऑफ फिनेंसिंग क्या होगा। जैसे होगा, आप फिक्स एसेट को सेल कर दो तो आपके पास पैसा आएगा, लोन ले लो तो पैसा आएगा, तो और क्या इशू करो शेयर तो आएगा आपके पास पैसा। तो ऐसे होगा फिनेंस एंड कैश रिक्वायरमेंट ऑफ, जो है फार्म में कैश कैश का क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज़। तो कैश बजट का फॉर्मेट, तो पहले जो कॉलम है वहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स, और 3 कॉलम होगा मंथ का, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादातर 3 मंथ ही होता है इसलिए मैंने 3 मंथ लिया है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस में जो होगा वो सामने दिया जाएगा। रिसिप्ट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश, ये हमेशा प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होगा कैश से, वो बोल दिया जाएगा सामने, और वो सेम मंथ का होगा। एंड कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिप्टर्स लैग में होगा, 1 मंथ का लैग, जो भी होगा बोल दिया जाएगा। एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट, इसमें जो है फिनेंसिंग का, कैश फ्लो का फिनेंसिंग का जो पार्ट है ये आएगा। आपने कैश फ्लो किया है तो आपको पता होगा। तो सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इससे क्या होता है पैसा आएगा आपके पास। तो आप अगर फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट सेल्स कर दो तो आपको डिविडेंड मिलेगा एंड इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोनों रिसीव होगा। एंड इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करके भी आप पैसा ला सकते हो। बोरोइंग्स मतलब लोन लेके भी आप ले सकते हो। एंड अदर रिसिप्ट्स एंड इनकम, यहाँ पे अदर्स भी हो सकता है। रिसिप्ट एंड इनकम जो है यहाँ पे टोटल करके आ जाएगा, इसका टोटल जो होगा यह आ जाएगा प्लस करके। तो पेमेंट्स ऑफ कैश, यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो होगा माइनस पे। तो इससे जो टोटल आएगा इसका टोटल जो आएगा माइनस होगा। तो पेमेंट ऑफ कैश यहाँ पे इस लगा देना, तो बहुत सारे पेमेंट है इसलिए पेमेंट्स होगा। तो कैश परचेस, यहाँ पे वो चीज सेम मंथ का होगा। एंड पेमेंट टू क्रेडिटर, यहाँ पे लैग होगा, कुछ लैग। एंड परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट परचेस किया तो पैसा चला जाएगा आपका, वो चीज। अगर परचेस करोगे तो आपको डिविडेंड एंड इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। कोई चीज अगर परचेस करोगे टैक्स भी पेमेंट करना पड़ेगा, तो वेजेस देना पड़ेगा आपको, जो वेजेस है। अगर वेजेस दिया तो बोनस भी देना पड़ेगा, जो है अदर पेमेंट एंड एक्सपेंसेस। अदर जो पेमेंट एक्सपेंस भी हो सकता है। तो ए टोटल करोगे और ए से बी को माइनस करोगे, ए से बी को माइनस करके क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा इसको माइनस करके, ए से बी माइनस करके, ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग जो है दूसरे महीने का ओपनिंग स्टॉक पे आ जाएगा। और यहाँ पे सेम तरह कैलकुलेट करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो ओपनिंग स्टॉक पे आ जाएगा। एंड तीसरी बार जो है कैलकुलेशन करके यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर ऐसा ही रिपीट होगा, अगर मंथ ज़्यादा होगा तो ऐसा ही रिपीट होगा। तो ओवरहेड बजट, ओवरहेड्स मतलब जो जो आपका एक्सपेंस होगा वही होगा आपका ओवरहेड। तो पहला वाला जो है फैक्ट्री ओवरहेड बजट, दिस बजट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। इसको और एक नाम से बोला जाता है जो है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। इट इंक्लूड्स
एस्टिमेशन ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, तो इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है वो मैं बोल देता हूँ। डायरेक्ट मतलब जो आपका ऑपरेशन में है, जो डे टू डे एक्टिविटी होगा, तो पार्ट्स एंड मटेरियल वो भी होगा एंड ओजेस एंड बेनिफिट वो भी होगा। एंड इनडायरेक्ट जो जो होगा, जो है फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, R&D ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। तो इसका फॉर्मेट जो है फैक्ट्री ओवरहेड बजट का वो होगा, यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड में होगा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो होगा। और यहाँ पे एक्टिविटी लेवल होगा 1000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल, 2000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल, 3000 यूनिट का एक्टिविटी लेवल। इससे ज़्यादा एक्टिविटी लेवल भी हो सकता है। तो फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स्ड जो एक्सपेंस है वो है सैलरी, डिप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस, वो इधर बैठ जाएगा। एंड सेमी वेरिएबल जो जो है इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कुछ पार्ट फिक्स्ड एंड कुछ पार्ट वेरिएबल है। एंड मेंटेनेंस पे भी कुछ पार्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल है। एंड सुपरविजन में भी कुछ पार्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल है। एंड टोटल अगर किया जाए तो टोटल आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारा जो है फैक्ट्री ओवरहेड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बजट, तो दिस बजट इज प्रिपेयर फॉर कंट्रोल ओवर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो स्टाफ एक्सपेंस होगा वो इधर आएगा और उसको कंट्रोल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, etc। ये आएगा और भी आ सकता है। दिस एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड इन नेचर, तो ये सब फिक्स्ड होता है। दिस बजट इज प्रिपेयर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर है जो वो इसका देखभाल करेगा। तो यहाँ पे जो जो चीज है सब फिक्स्ड है, तो टोटल फिक्स्ड का जो टोटल होगा वही हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बजट। तो जो जो एक्सपेंस होगा उसका टोटल कर लो तो आपका ये बजट हो जाएगा। तो इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, अब फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल करोगे तो आ जाएगा, तो इसका कोई फॉर्मेट देना जरूरी नहीं है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, in this budget, all expenses relating to selling and distribution of various products are estimated for budget period। तो यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट का जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो यहाँ एक एस्टिमेशन लगाया जाता है बजट पीरियड में, जो एक्सपेंस होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो चीज। दिस बजट इज क्लोजली रिलेटेड टू सेल्स बजट, ये सेल्स बजट के जैसा ही है थोड़ा सा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यहाँ पे होगा फिक्स्ड एंड वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ सेल को देखकर। तो ये आप एक अलग पैरा करके लिख सकते हैं। Selling overhead includes salesman salaries, commission, traveling expenses, cost of advertisement, posters, cost of price list and catalog, and bad debt, free gift, showroom expenses, आफ्टर सेल्स सर्विस मतलब गारंटी एंड वारंटी, और भी जो जो सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट का जो पैसा लगेगा, लीगल एक्सपेंसेस फॉर रिकवरिंग डेट, तो लीगल
जो लॉ है उसको लगा के आपका डेट को लेना, जो आपका कस्टमर में ने अभी नहीं दिया है जो पैसा, वो चीज का। सो सेलिंग एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस which are incurred to promote sales and services to the customer। तो यहाँ पे प्रमोट किया जाता है सेल्स को एंड सर्विस को, जो आपका सर्विसेज है एंड सेल्स में जो लगता है वो चीज को ये प्रमोट करता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट का सेलिंग में जो जो है ये चीज, तो ये अलग एक पैरा में होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑन अदर हैंड आर दोस which are incurred for warehousing and स्टोरेज। आपको कहाँ रखोगे चीज को, वो चीज स्टोर करके कहाँ रखोगे। पैकेजिंग फॉर गुड्स एंड मेकिंग द गुड्स अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू कस्टमर। तो पैकेज करना और डिलीवरी करना कस्टमर के पास। सो इन broader सेंस ऑफ द आइटम्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड। तो ये चीज जो है कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग, कॉस्ट ऑफ वेयरहाउसिंग, कॉस्ट ऑफ पैकिंग एंड कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ चालान जो है आपका जो बिल जो होगा ट्रांसपोर्टेशन का बिल जो है वो है चालान। तो सेलिंग ओवरहेड में जो जो फिक्स्ड आएगा, फिक्स्ड एक्सपेंस, वो जो जो है। तो शोरूम का जो एक्सपेंस होगा, जो जो एक्सपेंसेस वो फिक्स्ड होगा। सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस वो भी फिक्स्ड होगा। कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च वो भी फिक्स्ड होगा। कॉस्ट ऑफ सैंपल्स वो भी फिक्स्ड होगा। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट भी फिक्स्ड होगा। सैलरीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट वो भी फिक्स्ड होगा। वेरिएबल क्या क्या होगा, कमीशन ऑन सेल्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन्स सैलरी, कैरेज आउटवर्ड्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स जो है वो वेरिएबल होगा। इट और भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में जो जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है फिक्स्ड जो जो है वो चीज। तो स्टोरेज फिक्स्ड होगा। गोडाउन रेंट जो है ये भी फिक्स्ड होगा। स्टोरेज का कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड होगा। रेट्स एंड इंश्योरेंस ये भी फिक्स्ड होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है कमीशन वो भी फिक्स्ड होगा, और भी हो सकता है। तो वेरिएबल एक्सपेंस पे जो जो होगा, तो पहला जो है इंश्योरेंस ऑन गुड्स इन ट्रांजिट, और दूसरा जो है पैकेजिंग चार्जेस etc। जो जो स्पेसिफिक में था वो मैं बोल दिया, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो स्पेसिफिक हर समय आता है जो जो चीज़ वो मैं बोल दिया हूँ, जो जो स्पेसिफिक था मेरे पास। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट का फॉर्मेट, तो यहाँ पे पार्टिकुलर सेक्शन होगा और तीनों कॉलम होगा। डिपार्टमेंट, एरिया और मंथ कुछ भी हो सकता है। तो एस्टिमेटेड सेल्स जो है बोल दिया जाएगा। एंड फिक्स्ड ओवरहेड मतलब ही आपका एक्सपेंस जो होगा एंड कॉस्ट जो होगा वो सभी सेम है। तो एडवर्टाइजमेंट फिक्स्ड होगा, सैलरी फिक्स्ड होगा, कॉस्ट ऑफ मार्केट रिसर्च फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है आ जाएगा सही में। यहाँ में वेरिएबल कॉस्ट जो जो है कमीशन ऑन सेल्स, ट्रैवलिंग सेल्समैन एक्सपेंस जो होगा, सैलरी जो होगा, बैड डेट जो होगा, कैरेज आउटवर्ड्स जो होगा, वो टोटल करके वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो इसका टोटल करके जो आएगा वो ग्रैंड टोटल जो आएगा वो होगा आपका आंसर तीनों कॉलम में। तो आप टोटल करके लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज नहीं करके। तो प्लान यूटिलाइजेशन बजट, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्लान फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो प्लांट में जो है फैसिलिटी क्या क्या है, मशीन क्या क्या है और उसका कैपेसिटी क्या है, कितनी देर वो काम
कर सके तो वो चीज़ देखना। द पर्पस ऑफ दिस बजट इज़ टू डिसाइड करना द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोसेस ऑन प्लान, तो हर प्रोसेस को देखना। कॉस्ट ऑफ होगा इधर, कॉस्ट ऑफ मशीन्स, ओवर टाइम वर्किंग, अगर ओवर टाइम किया जाए तो कितने मशीन कितने देर काम करे तो अच्छा होगा। स्पेंडिंग द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो तो कितने देर तक काम हो जाएगा ये चीज़। यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट कैपेसिटी, तो यूटिलाइज मतलब ठीक तरह का काम करना, जो कैपेसिटी आपके पास है जितने मशीन है उसको ठीक तरह काम में लगाना। तो प्लांट यूटिलाइजेशन बजट का फॉर्मेट, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एस्टिमेटेड मशीन पर आवर फॉर प्रोडक्शन, यहाँ पे दिया गया है कितना प्रोडक्शन का आवर्स है पर आवर्स का। तो यहाँ पे दो कॉस्ट सेंटर होगा, यहाँ पे वर्क डिपार्टमेंट ए एंड वर्क डिपार्टमेंट बी। यहाँ पे प्रोडक्शन क्वांटिटी जो होगा यहाँ पे होगा, आप अलग करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिख के प्रोडक्ट ए बी एंड यहाँ पे सी जो है सी लिख सकते हैं, सी। तो इधर होगा पर आवर यूनिट का जो है वो होगा एक यूनिट का, तो यहाँ पे 5000 यूनिट है तो इंटू करके ये आ जाएगा। तो इसको अगर डिवाइड किया जाए इससे तो आ जाएगा 50। यहाँ पे पर आवर है और यहाँ पे टोटल है, टोटल मशीन आवर, तो डिवाइड करके आ जाएगा ये ए इसको उससे करके आ जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, इंटू करके इसको इससे इंटू करके आ जाएगा ये सब, ये इंटू करके तो डिवाइड करके ये सब आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करके सब आ जाएगा। ये जो है इसके बाद जो है रुपीस को ऐड करके भी आप जो है कितना कॉस्ट होगा ये भी निकल सकता है यहाँ से। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, जनरली इन एवरी बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट आर टू बी इनकर्ड, तो हर बिजनेस में ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट लगता है। सो एज टू अवॉइड द प्रोडक्ट टू बिकम आउटडेटेड, तो आपने जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किया है तो वो डिक्लाइन में चला जाता है प्रोडक्ट, तो वैसा नहीं हो इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। बिसाइड्स दिस स्पेंडिंग बिजनेस ऑल्सो नीड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लगा के आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगाना है, जिससे आपका जो है मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केटिंग जो भी प्रोडक्ट है आपका वो एक्सपेंड हो, जो है सबके पास उसका इंफॉर्मेशन हो, इसलिए आपको जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, इन दिस बजट एस्टिमेटेड आर मेड, आप लिख सकते हैं some estimated factor are made for the purchase of capital asset और fixed asset, मतलब जो फिक्स्ड एसेट होगा उसके लिए आप एस्टिमेशन लगाओगे, जो है बजट एक बनाओगे और एस्टिमेशन लगाओगे ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी और भी हो सकता है। और टोटल अगर करोगे ये जब जो फिक्स कॉस्ट इधर आएगा वो टोटल करोगे तो आपका बजट पूरा हो जाएगा ये बजट। तो बेस्ड ऑन फिक्सिबिलिटी, इसमें दो बजट आएगा, फिक्सिबल एंड फिक्स्ड। पहले फिक्स्ड, ए फिक्स्ड बजट इज़ ऑल्सो नोन एज रिजिड बजट और जो है स्टैटिक बजट। दिस बजट इज़ बेस्ड ऑन
the assumption that there will be no change in level of activity. लेवल ऑफ एक्टिविटी जो होगा एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ही होगा, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम एक वॉल्यूम पे, एक फिक्स्ड वॉल्यूम पे वो होगा ऑफ आउटपुट. दिस बजट इज़ मोर यूजफुल फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एक शॉर्ट पीरियड पर ही ये होता है. where level of activity is not expected to change, जिसमें लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ही होता है, वो चेंज नहीं होता है. particularly this budget is less used and has limited applications in controlling कॉस्ट. तो ये कम यूज़ किया जाता है जो है कॉस्ट को कंट्रोल करने में. एंड प्रिपेयर 3 months इन एडवांस ऑफ द ईयर. एक ईयर में 3 महीने के आगे ये प्रिपेयर करा जाता है. तो अकॉर्डिंग टू द चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स, CIMA इसका नाम है. तो इसने कहा है ए फिक्स्ड बजट इज़ ए बजट डिज़ाइन टू रिमेन अनचेंज, जो चेंज नहीं होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी एक्चुअली अटेंड. जो लेवल ऑफ एक्टिविटी पर वो बनेगा वही सिमिलर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर ही वो बनेगा. जो आपको सम दिया जाएगा उस पर ही डिटेल करके आपको करना पड़ेगा. तो फिक्स बजट का फॉर्मेट इधर पार्टिकुलर्स होगा और इधर पर यूनिट होगा, इधर एक्टिविटी लेवल होगा. यहाँ पर आप यूनिट और परसेंटेज भी लिख सकते हैं और टोटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो है टोटल होगा इसका टोटल, तो टोटल भी लिख सकते हैं इधर. तो इधर होगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये डायरेक्ट इनकम होगा, जो इनकम नहीं एक्सपेंस होगा जो है. तो ये कॉस्ट शीट जैसा है, थोड़ा सा है, तो कॉस्ट शीट दिखा दो. ऐसा कॉस्ट शीट होता था. तो प्लस करके जो आए डायरेक्ट जो एक्सपेंस होगा वो प्लस करके प्राइम कॉस्ट आता था. ऐसे ये अभी आ जाएगा. ये आप अलग से ऐसे कर सकते हैं. जो है फिक्स्ड बजट का जो आगे जो किया था हमने, जो है वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया, फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल किया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल किया, ऐसे भी कर सकते हो. मगर ऐसे अगर करोगे तो अच्छा लगेगा. जो एग्जामिनर जो है वो समझेगा ये बंदा ज़्यादा अच्छा जानता है. तो वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वही मार्जिनल कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट होगा. तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ करते थे, वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करके वर्क कॉस्ट और जो है मार्जिनल कॉस्ट भी लिख सकते हैं इसको. तो फिक्स्ड जो कॉस्ट होगा फिक्स्ड, तो वो क्या हो सकता है, ये चीज़ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये अलग अलग करके भी आपको दिया जा सकता है. ऑफिस एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस करके, तो दोनों को प्लस करके आप पढ़ सकते हो. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा. तो ये समटाइम्स होगा जो है वेरिएबल भी हो सकता है. तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हरदम ही फिक्स्ड होता है, हो सकता है वेरिएबल हो. तो फिक्स्ड कॉस्ट ये समटाइम फिक्स्ड मैंने लिखा है, समटाइम वेरिएबल होगा यहाँ पर. तो ये जो है इसको अगर प्लस किया जाए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा. यहाँ पर भी वही चीज़ होता था. तो ऐसे आप कर सकते हो. और जो है पहले मैंने जो किया था मैं दिखा दूँ. तो ये जो था ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे करके यहाँ पे डायरेक्ट होगा. तो ऐसे करके भी आप कर सकते हो. ऐसे जो मैंने किया था मेरा जो फैक्ट्री ओवरहेड बजट, ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो. तो ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो.
तो फिक्सिबल बजट, दिस बजट कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम फिक्स्ड बजट, तो फिक्स्ड बजट से ही जो है ये प्रिपेयर करना पड़ता है, विच आर ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स्ड बजट, तो इसको रिवर्स बजट भी बोला जाता है, और वेरिएबल बजट और स्लाइडिंग स्केल बजट, ये तीनों नाम है इसका। इन flexible budget, the budget figures are changed according the production level or capacity utilization और volume output, जो है ये बजट जो है चेंज होता है, एक्टिविटी लेवल चेंज होता है। These are much helpful in comparison with actual because exact deviation are found for which timely correction corrective action कैन बी टेकन। तो जो है आप एक फिक्स्ड बजट से और जो है एक्टिविटी लेवल बना रहे हो, तो फिक्स्ड बजट पे अगर कोई गलत होगा तो आपको जो है मिल जाएगा, जो है क्यों क्यों वो चेंज हो रहा है, तो इसका पता आपको चल जाएगा। तो फिक्स्ड बजट में अगर कोई गलती होगा तो आपको पता चल जाएगा, और दो बजट बनाओगे, एक्टिविटी लेवल चेंज करके दो बजट बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो क्यों गलत है। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिक्सिबल बजट, तो पहला जो है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, टोटल में जो है कांस्टेंट होता है, टोटल सेम होता है, बट पर यूनिट वेरी, वो पर यूनिट में चेंज होता है। एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, पर यूनिट सेम होता है, पर जो है टोटल वेरी होता है, टोटल चेंज होता है। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, जो है पार्टली फिक्स्ड होता है एंड पार्टली जो है वेरिएबल होता है इन नेचर। ये जो है बोल दिया जाता है कि 60% फिक्स्ड है तो 40% वेरिएबल होगा, तो ऐसा करके होता है। जो है ये जो है एक एग्जांपल है ये दोनों का। तो इधर जो है टोटल में सेम है ये तीनों, एंड इसको डिवाइड किया जाए तो ये चीज़ आ जाएगा, तो ये चेंज होगा पर यूनिट। एंड इधर जो है ये सेम है पर यूनिट, इधर दिया जाएगा पर यूनिट, तो इंटू करके ये आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, तो ऐसे होगा। तो जीरो बेस जो बजट है मैं और एक वीडियो में करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो और एक वीडियो के लिए आप वेट करें।